हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं एनवायरनमेंट की घटना चक्र, जिसमें हम पढ़ेंगे जैव विविधता एवं संयुक्त राष्ट्र व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। आई होप आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे पीटी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ समय समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन करता रहता है। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है? विभिन्न सम्मेलन का आयोजन करता रहता है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नगोया, जापान में 2010 में आयोजित किया गया था। तो जैव विविधता पर जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वो कौन सा था? नगोया, जापान में जो आयोजित किया गया 2010 में। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई। इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम भी उठाए गए। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन जो था COP 11, जो 8 से 9 अक्टूबर 2012 के मध्य में हैदराबाद में आयोजित किया गया। तो 10वां सम्मेलन कब किया गया? 2010 में जापान के नगोया में, और 11वां सम्मेलन किया गया हैदराबाद यानी भारत में। COP 12 का आयोजन जो है प्योंगचांग, दक्षिण कोरिया में 6 से 17 अक्टूबर 2014 के मध्य संपन्न हुआ। तो 10वां सम्मेलन हमारा जापान नगोया में था, 11वां जो था वो हैदराबाद में किया गया, और 12वां सम्मेलन जो है प्योंगचांग, दक्षिण कोरिया में किया गया था। और COP 13 जो है 2016 में कानकुन, मैक्सिको में किया गया। तो मैक्सिको की एक जगह है कानकुन, वहाँ किया गया है। आगे चलते हैं। COP 14 का आयोजन 2018 में शर्म अल शेख जो मिस्र में संपन्न हुआ था। और COP 15 का आयोजन 2021 में कुनमिंग, चीन में किया जाने वाला था, लेकिन चीन में हुआ नहीं। यह निर्धारित किया गया था कि COP 15 का जो आयोजन होगा वो 2021 में कुनमिंग के चीन में होगा। तो यहाँ पे जो है COP 15 का आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया। कहाँ किया गया? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कोविड की वजह से चीन में नहीं आयोजित किया गया। आगे चलते हैं। ये आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि COP 15 जैव विविधता संरक्षण अभी कुछ दिन पहले ही कनाडा में आयोजित किया गया था। UNRDD रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एक अंतर संस्थागत कार्यक्रम है जो UNFCCC के सदस्य देशों के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को सितंबर 2008 में आरंभ किया गया था। तो किस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था 2008 में? UNRDD। UNDP, FAO और UNEP जैसी संस्थाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वनों में संचित कार्बन की मात्रा का आर्थिक मूल्य आंका जाता है। तो किसका मूल्य आंका जाता है इसके तहत? वनों में जितनी भी कार्बन की मात्रा संचित है उसका मूल्य मापने के लिए किया गया है। विकासशील देशों को नवीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने हेतु प्रोत्साहन दिए जाते हैं। UNREDD+ कार्यक्रम निर्वनीकरण व वन उन्मूलन से आगे बढ़कर वनों के संरक्षण व टिकाऊ प्रबंधन पर केंद्रित होता है। UNRDD का जो मतलब था, पहली बार जब लाया गया था इसे, तो ये जो है निर्वनीकरण और वन उन्मूलन से संबंधित था। जब UNRDD+ आया तो इसमें यह कहा गया कि अब संरक्षण भी इसका किया जाएगा। यह जलवायु परिवर्तन संबंधी दुष्प्रभावों के उपशमन में भी अपनी भूमिका निभाता है। UNRDD+ प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन जैव विविधता संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। साथ ही साथ वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में तथा विकासशील देशों को आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा गरीबी कम करने में भी भूमिका निभा सकती है।
REDD कार्यक्रम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने हेतु वित्त प्रवाह संभव है, जो गरीब देशों के विकास व जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एक विश्वव्यापी पहल है। यह जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने का कार्य करता है। यह निर्णयन प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र व जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने में सहायता करता है। यह पहल पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शक की भूमिका भी निभाता है। TEEB संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे हम यूनेप भी कहते हैं, के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है। TEEB क्या है? यूनेप के तहत कार्य करने वाली एक संस्था है। इसका कार्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टेजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए थे। तो जैव विविधता से संबंधित एक कार्टेजेना प्रोटोकॉल है, जिस पे भारत ने कब हस्ताक्षर किए? तो 23 जनवरी 2001 को भारत इसमें शामिल हो गया। भारत में इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया करता है। आगे देखते हैं। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल कब आया था? इसको मैंने कल पढ़ाया था, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है, जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड में है। तो वेटलैंड्स इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड्स में स्थित है। वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं पुनः स्थापन के प्रयास इस संगठन को सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली विकसित करने में सहायता करते हैं। यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण में करता है। साथ ही साथ यह संगठन अतिरिक्त साधनों को विकसित करने और अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में मदद भी करता है कि अधिक से अधिक अनुसंधान किए जा सके। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, आइए देखते हैं, जो IAS प्री में आया है। जैव सुरक्षा या बायोसेफ्टी का कार्टेजेना प्रोटोकॉल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित है, रसायन एवं उर्वरक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। जैव सुरक्षा या बायोसेफ्टी कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित है। इसको देख लेते हैं। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टेजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए। भारत में इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। 10वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बीजिंग में, कोपेनहेगन में, नगोया में, न्यूयॉर्क में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नगोया जापान में किया गया था। जापान का एक शहर है नगोया, वहाँ 2010 में इसका सम्मेलन किया गया। आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नगोया जापान में वर्ष 2010 में आयोजित किया गया। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई एवं इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम भी उठाए गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो IAS प्री 2016 में आया है। कौन सा कथन सही है उसके बारे में पूछ रहा है। UNREDD+ प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। किसमें दे सकते हैं? जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में, गरीबी कम करने में। उपयुक्त में से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है डी। तीनों ही कथन सही हैं कि UNREDD+ के तहत हम ये सभी कार्य कर सकते हैं। जैव विविधता का संरक्षण, वन पारिस्थितिकी
की समस्थानशीलता और गरीबी कम करने में हम इसका उपयोग करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। UNRDD रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एक अंतर संस्थागत कार्यक्रम है जो UNFCCC के सदस्य देशों के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। UNREDD प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन जैव विविधता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। साथ ही साथ यह वन पारिस्थितिकी की समस्थीलता तथा विकासशील देशों को आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा गरीबी कम करने की भी भूमिका निभा सकती है। तो रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कार्यक्रम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने हेतु वित्त प्रभाव संभव है, जो गरीब देशों के विकास व विविधता संरक्षण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी TEEB नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? यह एक पहल है जिसकी मेजबानी यूनेप, IMF, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं। यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्र और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन, अभिग्रहण, निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है सी। 2 और 3 कथन सही है, फर्स्ट कथन नहीं सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एक विश्वव्यापी पहल है। यह जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह निर्णय प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र व जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने में सहायता करती है। यह पहल पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शक की भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतः सरकारी संगठन है। तो ये अंतर सरकारी संगठन नहीं है, ये एक गैर सरकारी संगठन है। यह विज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो ये कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फर्स्ट क्यों गलत है? क्योंकि ये निजी तौर पर करता है, ना कि सरकारी संगठन। ये सरकारी संगठन नहीं है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल सरकारी संगठन नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है। न तो ये सरकारी है, न ही ये लाभकारी है, जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने हेतु तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्य करता है। यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण में करता है। साथ ही यह संगठन अतिरिक्त साधनों को विकसित करने और अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में मदद भी करता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है जैव विविधता या विविध। इसको पढ़ते हैं। सीबक थोर्न लद्दाख की पहाड़ी पर पाया जाने वाला एक पेड़ है। सीबक थोर्न क्या है? लद्दाख में पाया जाने वाला एक पेड़ है। इस पेड़ की बेर में विटामिन तथा पोषक तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा स्वीता को उन्नत करने के लिए
किया था, मतलब ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया था या स्टेमिना बढ़ाने के लिए इस बेर का प्रयोग किया था, जिसमें विटामिन और पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जा रहे हैं। उसका क्या नाम है? तो सीबक थोर्न। यह कहाँ पाया जाता है? तो लद्दाख में पाया जाता है। रूसी कॉस्मोनॉट ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव करने के लिए प्रयोग किया था। रूसी कॉस्मोनॉट नामक ने इसके तेल का जो है प्रयोग किस में किया था? तो विकिरण से बचाव करने के लिए किया था। विकिरण मतलब जो गामा रेज और एक्स रेज और हमारे पैराबैंगनी किरणें जो आती हैं, इनके बचाव के लिए किया था इस तेल का प्रयोग। सीबक थोर्न भारत में लेह बेरी के नाम से भी लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है। भारत के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, कुकुसारी, लाहौल, काजो, ताबो हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम तथा उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह पाया जाता है। तो सीबक थोर्न कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पहला आपका लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, लाहौल, काजो, ताबो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह सीबक थोर्न पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती, फल, जड़ और कांटे सभी उपयोगी हैं, जिनका परंपरागत रूप से औषधि निर्माण, पोषण पूरकता, ईंधन, पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ इत्यादि हेतु इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका पत्ती भी उपयोग कर सकते हैं, फल, जड़, कांटे, इसके सभी चीज़ों का हम प्रयोग कर औषधि निर्माण में कर सकते हैं, पोषण के लिए कर सकते हैं, ईंधन के लिए भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यह सहायक होता है। यह किसके लिए सहायक होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। शीत मरुस्थल नियंत्रण हेतु यह एक आदर्श पौधा है। अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगने की क्षमता रखता है। समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय व अवशन्य अवस्था को शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन कहते हैं, जिसमें वहाँ के प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं। यह अवस्था नियत तापी वार्म ब्लडेड तथा अनियत तापी कोल्ड ब्लडेड दोनों प्रकार के प्राणियों में पाई जाती है। तो शीत निष्क्रियता किसे कहते हैं? वहाँ जो रहने वाले जीव हैं वो निष्क्रिय तथा अवशन्न अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब अक्सर सोते हुए पाए जाते हैं या यूँ कहें सुस्त रहते हैं। आगे देखते हैं। गिलहरी, भालू और कुछ कीटभक्षी चमगादड़ों को जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं, तब वे शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। शीत निष्क्रियता की स्थिति में इन प्राणियों का ताप गिरकर आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है, श्वसन मंद हो जाता है, उपापचय घट जाता है। ये उसी वसा के सहारे जीवित रहते हैं जो शीत निष्क्रियता के पूर्व उनके शरीर में संचित हो जाती है। शीत निष्क्रियता के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ जीव शीत ऋतु में यानी ठंड के समय में ठंड के कुप्रभाव से बचने के लिए जो है शीत निद्रा में चले जाते हैं, यानी ये वो सोने चले जाते हैं कहीं ऐसी जगह जहाँ पे उनको कोई परेशान न करे या वो थोड़ी ठंड से बच सके। इनकी जो सक्रियता है वो कम हो जाती है, मतलब ये कम एक्टिव रहते हैं। उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म इनकी कम हो जाती है और अन्य जैविक क्रियाएं भी मंद पड़ जाती हैं। इसे ही शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन कहते हैं। जैसे ध्रुवी भालू क्या होता है, वो ज़्यादा ठंड पे शीत निष्क्रिय हो जाता है। ग्रीष्म निष्क्रियता का क्या मतलब है? ये एस्टिवेशन होता है, इसे हम एस्टिवेशन भी कहते हैं। कुछ जीव ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के कुप्रभाव से बचने के लिए ग्रीष्म ऋतु में सो जाते हैं। इस दौरान इनकी सक्रियता जो है कम हो जाती है, मतलब एक्टिव कम रहते हैं, उपापचयी क्रियाएं कम करते हैं, मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं जो होती हैं कम होती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन। आगे देखते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि कृंतक रोडडेंट्स गण में गिलहरियाँ, छछूंदर, मस्ट रैट्स, चूहे, रैट्स, मूसक, माइस आदि स्तनधारी प्राणी इसके तहत आते हैं। आगे देखते हैं।
व्यापक नीच या बोर्ड नीच किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो होता है वो किसका होता है? सिकोया का होता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। तो सबसे लंबा वृक्ष हमारा सबसे पहले कौन सा है? तो वो सिकोया है। यह कहाँ पाया जाता है? तो अमेरिका में कैलिफोर्निया में पाया जाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई जो है 379 फीट या 115.5 मीटर तक होती है। ब्रह्मणी नदी और वैतरणी नदी समुद्र में प्रवाहित होने से पहले भीतरकनिका नामक स्थान पर मिलती हैं। भीतरकनिका वन्यजीव तथा जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। भीतरकनिका एक जैव अभयारण्य भी है। तो ब्रह्मणी नदी और वैतरणी नदी कहाँ मिलती है? तो भीतरकनिका नामक स्थान पर मिलती हैं, जहाँ पे क्या है? जैव विविधता बहुत अधिक है। ब्रह्मणी नदी को झारखंड में दक्षिणी कोयल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मणी नदी को हम झारखंड में क्या कहते हैं? दक्षिणी कोयल। शंख नदी का उद्गम क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के सीमा के पास शंख नदी के राउरकेला के पास दक्षिणी कोयल में मिल जाने के बाद इसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मणी पड़ता है। तो शंख नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीमा पर होता है। और ये कहाँ मिलती है? तो राउरकेला के पास जो उड़ीसा में है, दक्षिण कोयल में मिल जाने के बाद इसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मणी पड़ जाता है। वैतरणी नदी का उद्गम जो है गुप्त गंगा पहाड़ी से होता है, जो उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिले में अवस्थित है। आगे देख लेते हैं। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रथम स्थान पर आते हैं। इनमें जैव द्रव्यमान का उत्पादन लगभग 2200 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होता है। निम्नलिखित बायोम में जैव द्रव्यमान के प्रति वर्ष उत्पादन की मात्रा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में 1200 ग्राम है, टैगा में जो है 800 ग्राम है, प्रेयरी में 600 ग्राम। इसका कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बस आप लोग एक बार देख लीजिए, हो गया। जबकि गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान का उत्पादन होता है। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक प्रकाशन इसका 2000 में हुआ था, वंदना शिवा द्वारा लिखित है। तो टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका क्या नाम है? वंदना शिवा नाम है, जो एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व के कई अन्य जो देश हैं वो 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 29 दिसंबर 1993 से ही जैव विविधता का भी समय प्रभावी हुआ था, यह सम्मेलन प्रभावी हुआ था। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार, पड़ांग। तो इसका आंसर है बी, सिकोया का। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया का होता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक नीच यानी कर्मता, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच या कर्मता, आनुवंशिक विभिन्नता की कमी। इसका आंसर है ए, व्यापक नीच या कर्मता। ये पीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीबक थोर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जास्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए इसका प्रयोग किया। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? नागालैंड, लद्दाख, कोडाईकनाल, पांडिचेरी। तो इसका आंसर है बी, लद्दाख में पाया जाता है ये पौधा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भारत सरकार सीबक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है? यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक और मरुस्थलीकरण को रोकता है।
यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। इसमें पोषकीय मान होता है। यह उच्च तुगंता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है सी, 1 और 3 कथन सही है। यह सीबक थोड़ना जो है मृदा क्षरण को रोकता है, मरुस्थलीकरण को रोकता है, प्लस ये पोषकीय पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्यजीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल भी है और सुरक्षित क्षेत्र है। वह स्थल कौन सा है? भीतरकनिका, चांदीपुर आंसी, गोपालपुर आंसी, सिमलीपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मणी और वैतरणी नदी का जो संगम होता है वो कहाँ होता है? तो भीतरकनिका नदी पे होता है और इनकी विशेषताएं ये सारी चीज़ें हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक या रोडेंट। ऑप्शन कौन सा है इसका सही? 1 और 2, 1 2 3 या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सी में क्या है? 1 2 3 तीनों ही इसका आंसर है कि शीत निष्क्रियता की जो परिघटना है वो चमगादड़ के लिए भी है, भालू के लिए भी, कृंतक यानी रोडेंट के लिए भी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। गिलहरी, भालू और कुछ कीट पक्षी चमगादड़ों को जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं तब वे शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। शीत निष्क्रियता की स्थिति में इन प्राणियों का ताप गिरकर आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है, श्वसन मंद हो जाता है, उपापचय मेटाबॉलिज्म जो है घट जाता है। ये उसी वसा के सहारे जीवित रहते हैं जो शीत निष्क्रियता के पहले ही उनके शरीर में संचित होता है। ये उसी भोजन के सहारे जीवित रहते हैं जो पहले इन्होंने ग्रहण किया था ठंडी से पहले ही। यहाँ उल्लेखनीय है कि कृंतक, रोडेंट्स, गण में गिलहरियाँ, छछूंदर, चूहे, मूसक आदि स्तनधारी प्राणी आती हैं। मतलब कृंतक मीन्स रोडेंट्स के तहत कौन कौन से प्राणी आते हैं? तो गिलहरी, छछूंदर, चूहे, मूसक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? गहरे सागर, प्रेयरी, पतझड़ी वन, टैगा। तो इसका आंसर है ए, गहरे सागर में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जबकि ये सम्मेलन कब प्रभावी हुआ था? तो 29 दिसंबर 1993 को यह सम्मेलन प्रभावी हो गया था। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक की लेखिका कौन है? वंदना शिवा, वीके शर्मा, MS स्वामीनाथन, मेधा पाटेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वंदना शिवा जो है टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक की लेखिका हैं। इसका प्रकाशन जो है 2000 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ गया है हरित गृह प्रवाह एवं जलवायु परिवर्तन। इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।